अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 22 में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हम किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। अब अगर इस शेल से हमने इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल से निकालना है तो हमें एनर्जी देना पड़ेगी। हम इसको एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा और नतीजे में पॉजिटिव आयन बन जाएगा। आपको पता है कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से निकल जाएगा। इसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी की वो मिकदार जो किसी भी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर होती है, चाहिए होती है, उसे आप नेम देते हो आयोनाइजेशन एनर्जी का। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की वो मिकदार जो चाहिए होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फ्रॉम एन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन गैसियस एटम। गैसियस एटम या आइसोलेटेड एटम कह सकते हो आप कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसे आप नेम देते हो आयोनाइजेशन एनर्जी का। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये कन्वर्ट हुआ H पॉजिटिव में। जितनी एनर्जी हमने हाइड्रोजन को दी उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसकी वैल्यू है डेल्टा H, इट इज इक्वल टू 13 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे जो साइन है ये पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन का मतलब है कि आप एनर्जी दे रहे हो, आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव होता है इसका मतलब एनर्जी खारिज हो रही है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमें समझ में आ गई कि एनर्जी की वो मिकदार जो चाहिए होती है कब? जब हम किसी भी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स इफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है? फर्स्ट वन इज एटॉमिक साइज। बेटे आपको पता है कि जितना एटम का साइज बड़ा होगा, जितना एटम का साइज बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ये एग्जांपल है, दूसरा मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, दूसरे में 2। अब आपने ये नोट करना है कि इलेक्ट्रॉन हम हाइड्रोजन से आसानी के साथ निकाल सकते हैं या मैग्नीशियम से। आप देख रहे हो कि मैग्नीशियम का जो साइज़ है वो ज़्यादा है। मैग्नीशियम का साइज़ क्या है? वो ज़्यादा है। अगर मैग्नीशियम का साइज़ ज़्यादा है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हमने निकाले हैं ये न्यूक्लियस से दूर है। इसका मतलब इस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन जिसमें हाइड्रोजन, जिस तरह हाइड्रोजन का एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को मजबूती से अट्रैक्ट करके रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर साइज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर साइज़ कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एटॉमिक साइज़ पर डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आप याद रखने के लिए इस तरह से पढ़ सकते हो कि एटॉमिक साइज़ जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के, यानी कि साइज़ ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम, साइज़ कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, ये भी बात होगी कि जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन मजबूती से अट्रैक्ट हुआ होगा न्यूक्लियस की तरफ, तो निकालना मुश्किल होगा।
लेकिन जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, वहाँ पे हम आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। न्यूक्लियर चार्ज कम तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है। शील्डिंग इफेक्ट कहते हो कि जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी वजह से जो रिपल्जन होती है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाएगा। जब साइज बढ़ेगा तो थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसका मतलब कि शील्डिंग इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के। जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, मतलब रिपल्जन उतनी ज़्यादा होगी, उतना साइज बढ़ जाएगा, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम। शील्डिंग इफेक्ट कम, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। जिस तरह यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट नहीं था, इसका मतलब यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट था, आयोनाइजेशन एनर्जी कम मैग्नीशियम के लिए। हाइड्रोजन शील्डिंग इफेक्ट कम था, ना होने के इक्वल था, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। लास्ट है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल आपने पढ़ा हुआ है कि ये पहला शेल के, दूसरा शेल एल, तीसरा शेल एम। पहला शेल के है, दूसरा एल है, तीसरा शेल एम है। अगला शेल एन होगा, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब के शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। एल शेल में एस और पी, एम शेल में एस पी डी, एन शेल में एस पी डी एफ। तो टोटल हमारे पास ऑर्बिटल कितने हो गए, टोटल हमारे पास ऑर्बिटल हो गए 4, एक एस, एक पी, एक डी, एक एफ। जिस तरह जो के शेल है वो न्यूक्लियस के करीब है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। जो एल शेल है यहाँ से, ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है, के की निस्बत यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आसान निकलेगा। एम शेल ये न्यूक्लियस से और दूर है, यहाँ से और आसानी से निकल जाएगा। जो एन शेल है ये और दूर होगा, और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसी तरह जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के करीब होता है, पी ऑर्बिटल उससे दूर, डी उससे दूर, एफ ऑर्बिटल उससे दूर। तो इसका मतलब एफ से हम अगर इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में होगा तो आसानी से निकल जाएगा, डी में होगा तो थोड़ा मुश्किल निकलेगा, पी में होगा और मुश्किल निकलेगा, एस में होगा तो सबसे ज़्यादा मुश्किल निकलेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ये हो गया नेचर ऑफ ऑर्बिटल। जी बेटे नेक्स्ट कुछ बात करते हैं हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज़ के बारे में। हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज़ क्या होती हैं? हायर का मतलब ज़्यादा, तो इसका मतलब अगर हमने एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो उनके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे आप बोलते हो हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज। आई शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप कंप्लीट आयोनाइजेशन एनर्जी लिखोगे, ठीक है। हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया किसी भी एटम से, फॉर एग्जांपल आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे आप बोलते हो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे आप कहते हो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह जब 2 निकाल लिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं आपने, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी दैट इज कॉल्ड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह सो ऑन, इन्हें आप नेम देते हो हायर आयोनाइजेशन एनर्जी का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, 12 ही प्रोटॉन होते हैं, इसमें 12 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2। ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा हुआ है, हर एटम अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करेगा। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करेगा? अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, बाकी 8 आ जाएंगे। जब ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे आप बोलते हो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे आप नेम देते हो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और याद रखने, जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, प्रोटॉन कितने हैं? वो 12 के 12 ही हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। इसका मतलब जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, इसका साइज कम हो गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन 11 हैं, प्रोटॉन 12 हैं। फिर न्यूक्लियस क्या करेगा? जब साइज कम हो जाएगा ना, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो साइज कम होगा, जब साइज कम हो जाएगा फिर क्या होगा? न्यूक्लियस और मजबूती से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा।
जिसकी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है। तो पढ़ते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, कि किसी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे आप नेम देते हो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, आखिरी शेल से 2 निकालने थे आपने, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आया, Mg पॉजिटिव। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो है 738 किलो जूल पर मोल। मैग्नीशियम से जब हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कितनी एनर्जी लगी, 738 किलो जूल पर मोल। अब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब यहाँ पे कितने रह गए, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन के निकालने से इसका साइज हो गया कम। आपको पता है जब साइज कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन, कि दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसे आप बोलते हो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बन गया, Mg पॉजिटिव। अब इस Mg पॉजिटिव से जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 1 पॉजिटिव चार्ज पहले है, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला है, एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या हो गया, मैग्नीशियम +2। अब कितनी एनर्जी लगी, अब है 1450 किलो जूल पर मोल। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला था, साइज ज़्यादा था, कम एनर्जी लगाई। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, साइज कम हो गया, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ी हमें। 738 की निस्बत 1450 जो है ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी बेस पे वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, कि जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है ये ज़्यादा क्यों होती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्यों एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है पहले की निस्बत। तो इसका आंसर है व्हेन वी रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, जब हम किसी भी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं देन साइज कम हो जाता है। जब साइज कम होता है क्या होता है, दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, कि फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी फिर आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, सो सेकंड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमूव इजीली, फिर क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सो दैट इज वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप और आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड। तो हमने देखना है कि ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी। तो इसको ना हम सिंपली इस डायग्राम की मदद से समझते हैं, ये आपने नहीं बनानी, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। जब आपने एटॉमिक साइज वाला टॉपिक पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो ना, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। जिस तरह हमने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम की एग्जांपल ली थी, हाइड्रोजन का साइज़ छोटा, फिर नीचे लिथियम आ गया साइज़ और बड़ा, फिर सोडियम आ गया साइज़ और बड़ा। आपने पढ़ा था कि जब टॉप टू बॉटम मूव करते थे साइज़ बढ़ता था, और इसी तरह जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते थे तो साइज़ कम होता जाता था। ये हमने पढ़ चुके हैं। तो जब हम ग्रुप में फिर ऊपर से नीचे आएंगे साइज़ बढ़ेगा, जब साइज़ बढ़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा फिर क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगी इसका मतलब ये है कि हम उस इलेक्ट्रॉन को फिर आसानी से निकाल सकते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, कि ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं साइज इज इंक्रीज, कि एटम का साइज बढ़ता जाता है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिक्रीज। तो फिर इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनके दरमियान फासला बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन कम होती जाती है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव इजीली, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। आसानी से निकल जाएगा मतलब थोड़ी एनर्जी देना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दस आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज, कम होती है इन ग्रुप टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे मूव करते हो साइज बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब थोड़ी एनर्जी देना पड़ती है। इसी तरह
पीरियड में इसके बिल्कुल ऑपोजिट, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज कम होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड देन साइज इज डिक्रीज, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीज। जब साइज कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। एंड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमूव इजीली, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, फिर क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दस आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन पीरियड, के पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, फिर बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन कंप्लीट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से पहले हमने डिस्कस की थी आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या डिस्कस की थी? आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, रिपीट कर लेते हैं। हमने कहा था ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, ये उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। हमने कहा था कि अगर हमने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस एनर्जी की मिकदार को हमने कहा था आयोनाइजेशन एनर्जी, कि अगर किसी भी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को हमने कहा था आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट, ये कोई भी एटम है, अब अगर हमने इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल करने, सुने यहां से समझने, जब हमने इलेक्ट्रॉन खारिज किया था एनर्जी दी थी, अगर इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दें तो क्या होगा, एनर्जी खारिज हो जाएगी। बिल्कुल ऑपोजिट, अगर यही इलेक्ट्रॉन हम वापस इसमें ऐड कर दें क्या होगा, एनर्जी खारिज होगी। इस एनर्जी को आप नेम देते हो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। वेरी सिंपल। आयोनाइजेशन एनर्जी कि जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो जो एनर्जी चाहिए होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जब किसी एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, दाखिल करते हो, जो एनर्जी खारिज होती है उस एनर्जी को आप नेम देते हो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। द एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी की वो मिकदार जो खारिज होती है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन इज एडिड टू वैलेंस शेल ऑफ एन गैसियस एटम, कि जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आखिरी शेल में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो जो एनर्जी खारिज होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और मैंने आपको बताया था कि जब आपने एनर्जी लिखनी है, जो एनर्जी सिस्टम के अंदर आ रही हो उसके साथ आप पॉजिटिव साइन लिखते थे, और जहाँ से एनर्जी रिमूव हो रही हो, रिलीज हो रही हो, उसके साथ आप नेगेटिव साइन लिखते हो। तो फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन एटॉमिक नंबर है इसका 17, न्यूक्लियस, पहले शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होंगे 8 और तीसरे में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि हर एटम अपने आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। तो ये क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव आयन में। तो जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, जितनी एनर्जी खारिज होगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल किया, किस में कन्वर्ट हुआ, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करता है ना तो उसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव। तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एनर्जी खारिज हुई, -349 किलो जूल पर मोल। इसको आप नेम देते हो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर असरअंदाज होते हैं। सेम फैक्टर जो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़े थे। फर्स्ट वन इज एटॉमिक साइज, कि जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना ही आसान होगा, उतनी ही थोड़ी एनर्जी खारिज होगी। मतलब जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही कम। जितना कम एटॉमिक साइज, इसका मतलब एटॉमिक साइज कम होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा तो ज़्यादा एनर्जी जो है वो
खारिज होगी। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सेम जो आपने आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए पढ़े थे ना, वही सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा, इसका मतलब साइज उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट से साइज बढ़ता है, आपको पता है। साइज अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा और थोड़ी एनर्जी खारिज होगी। इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी। इसी तरह नेचर ऑफ ऑर्बिटल, आपने कहा था कि एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल, चूँकि एस ऑर्बिटल जो है वो करीब होते हैं न्यूक्लियस के, फिर उसके ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू एफ ऑर्बिटल। तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट इनका हमने देखना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ग्रुप में और पीरियड में। ग्रुप में देखते हैं, आपको पता है जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हो साइज बढ़ता है, ठीक है, ये कॉमन सी बातें हैं। अब आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं साइज बढ़ता है, जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा, आसानी से ऐड हो जाएगा तो थोड़ी एनर्जी खारिज होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, द साइज इज इंक्रीज। साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब साइज इंक्रीज होगा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिर अगर अट्रैक्शन कम होगी आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन एडिड इजीली, अगर आसानी से ऐड हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, थोड़ी होगी। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू पीरियड में जी। नेक्स्ट है इन पीरियड। कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे क्या होगा, साइज कम होता है। क्यों कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा। और अगर आसानी से ऐड नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, फिर ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी। तो इसका मतलब पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करने से साइज पर क्या इफेक्ट होगा, साइज कम होगा। जब साइज कम होगा इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा, ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी। When we move left to right in a period, size is decrease, size कम होता है। So force of attraction between nucleus and valence shell is increase। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी सो इलेक्ट्रॉन के नॉट एडिड इजीली, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होंगे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ग्रुप में और पीरियड में।